हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस साल एआईए पीजीटी 2026 के लिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भेषज कल्पना और सारंगधर संहिता में से उसको हम देखेंगे। ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इतना आप करके चले जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी भेषज कल्पना से क्वेश्चन आएगा आप उसको जो है क्रैक कर लेंगे, यानी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बस उतना ही पढ़िएगा और बिल्कुल कम पॉइंट्स में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो भी नोट करवाऊंगा वो आप जो है नोट करिएगा अपनी कॉपी में, और उसको जो है एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ के चले जाएंगे और आपको हमेशा याद रहने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। जितने भी बीएमएस के कैंडिडेट हैं इस साल एआईए पीजीटी देने जा रहे हैं तो आयुर्वेद चालीसा का कोर्स जरूर लेकर जाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 20 लेक्चर में रैपिड रिवीजन कोर्स रहने वाला है जिसमें सभी आयुर्वेद का सिलेबस जो है कवर करवाया गया है। 60% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे और ऑफर में अभी जो है ये 699 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपको बस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर और आईफोन पे ये ऐप मिल जाएगी आपको। यूपीएएम और एमओसीएच का कोर्स लेना चाहते हैं, दिसंबर में एग्जाम है, उसके लिए भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 3500 रुपए अभी ऑफर चल रहा है। और नेक्स्ट ईयर एआईए पीजीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोर्स ले सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है इसमें। 5400 रुपए में अभी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आयर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। फ्री डेमो वीडियो सभी कोर्सेज की डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं ये आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो रहने वाला है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम सारंगधर संहिता के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, मान परिभाषा। आप सभी को पता है कि सारंगधर संहिता से ही जो है भेषज कल्पना की उत्पत्ति हुई है। तो सारंगधर संहिता हम अगर कवर कर लेते हैं तो साथ के साथ भेषज कल्पना के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कवर हो जाते हैं। सारंगधर संहिता में जो है पूर्व खंड होता है, मध्यम खंड होता है, उत्तर खंड होता है। ठीक है, जिसमें जो है मध्यम खंड में स्वरस आदि कल्पनाएं बताई हैं, पूर्व खंड में जो है परिभाषाएं बताई गई हैं और उत्तर खंड में जो है पंचकर्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला जो पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, दो प्रकार के मान बताए गए हैं, मागध मान और कलिंग मान। मागध मान व कलिंग मान। और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों मान में से कौन सा श्रेष्ठ मान है। तो मां से श्रेष्ठ, मां हमेशा श्रेष्ठ होती है, तो मागध मान जो है श्रेष्ठ है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। दो प्रकार के मान बताए हैं और जिसमें जो है मागध मान श्रेष्ठ बताया गया है। अब जो है आप कुछ पॉइंट लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं कि एक पल में कितना होता है, ऐसे करके क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कितना ग्राम होता है या कितना अक्ष होता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो देखिए, दो पल में एक प्रसृत होता है। एक प्रसृत में, या फिर हम कहें एक प्रसृत में दो पल होता है। तो ये याद रखना है। इसी को जो है हम अर्ध अंजलि भी कहते हैं। एक प्रसृत को क्या कहते हैं? अर्ध अंजलि भी कहते हैं। यानी कि एक अंजलि कितना हुआ? एक अंजलि हुआ 4 पल। तो अर्ध अंजलि में दो पल होते हैं या एक परिश्रम में दो पल होते हैं। एक पल जो है आपका 48 ग्राम का होता है। तो ये आप याद रखिए। फिर इसी में आप याद रखिए, दो परिश्रित मिलाकर कितना हो गया? एक अंजलि। ठीक है, यहीं पे पूछा जाए एक पल में 48 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो एक पल में एक पल में जो है कितने कोल होते हैं, या फिर जो है एक पल में कितने तोला होते हैं? तो 4 तोला होते हैं। एक पल में 4 तोला होते हैं। और एक तोला जो होता है वो 12 ग्राम का होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और 2 तोला, 2 तोला यानी कि 24 ग्राम को अर्धपल या शुक्ति कहा जाता है। तो 2 तोला को अर्धपल या शुक्ति कहा जाता है। एक शुक्ति में कितने तोला होते हैं कोई पूछे तो 2 तोला है। एक अर्धपल में कितना हो गया? 2 तोला, क्योंकि एक पल में 4 तोला होते हैं। एक टंक किसको कहते हैं? एक टंक, एक टंक, एक टंक में 3 ग्राम होते हैं। ठीक है, एक टंक में
3 ग्राम होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कई बार जो है यह मान से क्वेश्चन आ जाता है, और आपको जो है मॉडर्न ग्राम में भी पता होना चाहिए, जिससे जो है आप इजी वे में जो है ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं, एक प्रस्थ में, एक प्रस्थ एक प्रस्थ में जो है 64 तोला होते हैं, 64 तोला। और अगर इसी को हम पल में बात करें, पल में, तो कितने हो गए, 16 पल। तो एक प्रस्थ में, प्रस्थ है ये, 64 तोला और 16 पल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए मान के बारे में। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। कुछ सिनोनियम से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जैसे रत्ती को क्या कहते हैं, कर्ष को क्या कहते हैं, कोल को क्या कहते हैं। तो देखिए, ये याद रखना आप, कर्ष के पर्याय बहुत सारे हैं, कर्ष के पर्याय, और क्वेश्चन कई बार बन जाता है। कर्ष के पर्याय जो है, अक्ष इसी को कहते हैं, पाणीतल इसी को कहते हैं, तिंदुक इसी को कहते हैं, विडाल पदक, कर्ष को कहते हैं, विडाल पदक भी कहते हैं, और तोला तो कहते ही हैं, आपको पता ही है, तोला तो कहते ही है। तो इतने आप जो है पर्याय याद रखना कर्ष के। बाकी पल के पर्याय भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं पल के पर्याय। तो पल के है मुष्टि, प्रकुंच, और बिल्ब। ये जो है पल के पर्याय हैं, ठीक है। एक प्रस्थ में 16 पल होते हैं, 64 तोला होता है। जबकि एक तुला में कितने होते हैं, एक तुला, तोला नहीं है ये, तुला है। एक तुला में जो है 100 पल होते हैं, ठीक है। और एक भार में कितने होते हैं, 2000 पल। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए, जो मान परिभाषा बताइए वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। लिक्विड के लिए, जितने भी लिक्विड होते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ होते हैं, उनके लिए कौन सा मान होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान। जबकि जितनी भी हमें लेंथ नापनी है, अगर ऐसे होते हैं, तो उसके लिए पायमान होता है, पायमान। और जितनी भी ड्राई होती हैं, ड्राई थिंग्स, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, पौतवमान। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं। ड्राई के लिए पौतवमान है, लिक्विड के लिए द्रव्यमान, ये तो पहचान जाएंगे। लेंथ के लिए पाईमान, इन दोनों में जो है कंफ्यूजन होगा, लेंथ और ड्राई वाले में। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी 6 चीजें बताई गई हैं जो पुरान अवस्था में लेनी चाहिए, पुराण अवस्था में, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। तो क्या है, विडंग, पीपली, गुड़, धान्य, आज्य और मधु। विडंग, पीपली, गुड़, धान्य, आज्य, आज्य क्या हो गया, घृत, और क्या हो गया लास्ट, मधु। ये जितनी पुरानी उतनी अच्छी, नवीन नहीं लेना चाहिए, पुराण अवस्था में लेना चाहिए। ये सारंगधर ने ही बताया है, ठीक है। फिर आपको जो है याद रखना है, सवीर्यता अवधि, सवीर्यता अवधि यानी कि एक्सपायरी डेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, जितनी भी वनस्पति औषधि हैं, वनस्पति औषधि,
उसका एक्सपायरी डेट बताया गया है 1 ईयर। चूर्ण जितने भी हैं उसका एक्सपायरी डेट बताया गया है 2 मंथ, 2 महीने में एक्सपायर हो जाता है। फिर हम बात करें गुटिका और अवलेह। गुटिका और अवलेह ये जो है आपका 1 साल में एक्सपायर हो जाता है। इसकी भी 1 साल एक्सपायरी डेट है। पक्व घृत, पक्व घृत और तैल, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? 16 मंथ, लगभग 1.5 साल। और लघु पाकी औसत जो है 1 साल। लघु पाकी औसत 1 साल बताई गई है। और आसव अरिष्ट रस उपरस धातु भस्म, ये जितनी पुरानी उतनी बढ़िया। आसव अरिष्ट रस धातु भस्म, इसके लिए बोला गया है जितनी पुराण उतनी ज्यादा पोटेंट। ठीक है, तो पुराण अवस्था में, पुराण अवस्था, तो ये आपको याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार, एएफआई, एएफआई आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, एएफआई क्या बताता है? तो वो बताते हैं, इसकी तो 1 साल ही बताते हैं। चूर्ण की जो है यहाँ पे 6 महीना बताते हैं। और यहां पर अवलेह के लिए 2 साल बताते हैं। और गुटिका के लिए 3 साल, यहाँ पे एक्सेप्शन है। और यहां पर जो है एएफआई जो है घी के लिए बताते हैं 18 मंथ। और तेल के लिए बताते हैं 2 साल। तो ये आपको याद रखना है, एएफआई के अनुसार भी और सारंगधर के अनुसार भी सवीर्यता अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर जो है आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। यम दंष्ट्रा के बारे में पता होना चाहिए। यम दंष्ट्रा, ठीक है, यम दंष्ट्रा, तो ये क्या है? 16 दिन होते हैं। जैसे ऋतु संधि 14 दिन की होती है, ये 16 दिन की होती है। पहले 8 दिन जो होते हैं कार्तिक मास के, कार्तिक मास के 8 दिन प्लस अगहन मास के अंतिम 8 दिन, टोटल 16 दिन हो जाते हैं। और इसमें बताया गया है कि इस टाइम जो है अल्प आहार लेना चाहिए। अल्प आहार, अपनी अग्नि की मात्रा से कम आहार लेना चाहिए, जितनी भूख है उससे कम लेना चाहिए। जबकि ऋतु संधि कितना है? 14 दिन का होता है। ऋतुओं का निर्धारण किया गया है राशि के अनुसार। राशि और ऋतु का संबंध सारंगधर ने ही बताया है, राशि एवं ऋतु का संबंध। ठीक है, तो इसमें जो है ग्रीष्म में बताया गया है मेष और वृष से तुलना की गई है। वहीं पे प्रावृट जो है मिथुन और कर्कटक से। या कर्क कह सकते हैं। वर्षा ऋतु जो है तुलना की गई है सिंह और कन्या। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकते हैं। शरद ऋतु की तुलना तुला और वृश्चिक, वृश्चिक राशि से की गई है। और हेमंत ऋतु धनुर मकर, धनुर और मकर। और लास्ट है बसंत ऋतु, उसकी तुलना की गई है कुंभ और मीन से।
तो ये राशि और ऋतु का संबंध शारंगधर ने ही बताया और किसी ने नहीं बताया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर जो है आपका आता है इसमें परिभाषा कथनम। परिभाषा बताई गई है, दीपन की परिभाषा बताइए, पाचन की बताई, फिर इनके एग्जाम्पल भी बताए। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहां से क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं कुछ ही परिभाषा और कुछ ही एग्जाम्पल बता रहा हूं जो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे दीपन क्या होता है? जो अग्नि को दीप्त करता है लेकिन आम का पाचन नहीं करता है। पचेत ना आमम वन्नीकृतम च। पाचन क्या कहते हैं? जो आम का पाचन करता है लेकिन दीपन नहीं करता है। पचती आमम न वन्नी च कुर्यात्। तो दीपन का एग्जाम्पल है शतपुष्पा यानी सौंफ, और पाचन का एग्जाम्पल है नागकेसर। तो इसमें जो है आपको जो याद रखना है वो अनुलोमन की परिभाषा। अनुलोमन, अनुलोमन के लिए बोला है कृत्वम पाकम मला नाम। कृत्वा पाकम मला नाम। यत भित्वा यत भित्वा बंधम अधोनयेत। पहचानने को आ जाएगी डेफिनेशन, श्लोक याद है तभी कर पाएंगे। तो अनुलोमन का मतलब है कृत्वा पाकम मलानम यत भित्वा, जो मल के बंधन को तोड़े, ठीक है, और नीचे के रास्ते से निकाले, उसको जो है अनुलोमन कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या है अनुलोमन का? याद रखना, अनुलोमन के लिए क्या बोला गया है? हरित की। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो सारंगधर ने बताया। फिर है आपका अगला स्रंसन। स्रंसन किसको कहते हैं? स्रंसन के लिए आया है पक्तव्यम यत अपक्तवेव। पक्तव्यम यत अपक्तवेव। यहीं से पहचानना है। सिलिस्टम कोष्ठे, सिलिस्टम कोष्ठे। मलादिकम, मलादिकम नयति अधय। नयति अधय यानी कि अधोमार्ग से निकालता है। तो जो चिपका हुआ है, सिलिस्टम का मतलब हुआ चिपका हुआ। ठीक है, ये ले आएगा इसमें। सिलिस्टम कोस्टे में जो चिपके हुए मल को भी निकाले उसको स्रंसन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया है? इसका एग्जाम्पल बताया है अमलतास। अम्लतास या कृतमाल भी कहते हैं इसको, कृतमाल। अगली परिभाषा है जो याद रखनी है भेदन, बहुत इंपॉर्टेंट। भेदन याद रखना, भेदन के लिए बोला है डैश पिंडितम मले। पिंडितम मले भित्वा बंधम पात्यति। ठीक है, तो मलादिकम अबद्धम यत बद्धम, ऐसे करके श्लोक आया। मलादिकम अबद्धम यत बद्धम वा पिंडितम मले। पिंडितम यानी कि जो मल है वो पिंड रूप में हो गया, पिंडितम मले। भितवा अधय पात्यति, भितवा अधय पात्यति, यानी कि मल के पिंड को जो तोड़े उसको भेदन कहते हैं। और क्या एग्जाम्पल है इसका भेदन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुटकी। कुटकी का यही काम होता है। पिक्रोराइजा कुरुआ बोटेनिकल नेम है। अगला है आपका रेचन। ये सारे जो है ना एक तरह से अधोमार्ग वाले हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका रेचन का जो परिभाषा बताइए। विपक्वम, विपक्वम यत अपक्वम। बा मलादि द्रवता नयेत। द्रवता यानी कि द्रव रूप में जो है रेचन करवाता है। मल को जो है द्रव रूप में रेचन करवाता है, उसको जो है रेचन द्रव्य कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है त्रिवृत, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? ओपर्क्यूलेना तरपेंथम। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये चार परिभाषा जो है एटलीस्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक प्रमाथी
प्रमाथी द्रव्य की परिभाषा भी याद करके जाइएगा। प्रमाथी, इसके लिए आया है श्लोक में, निज वीरेण यद द्रव्यम। निज वीरेण, निज वीरेण यत द्रव्यम स्रोतो भये स्रोतो भये दोष संचयम। स्रोतो भये दोष संचयम निरस्यति। तो ये प्रमाथी द्रव्य कहलाया जाता है। और प्रमाथी का एग्जाम्पल क्या है? प्रमाथी द्रव्य के लिए जो एग्जाम्पल है वो है मरीच और वचा। मरीच और वचा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल भी हमने देखे, बाकी साथ के साथ आपने ये भी देखा। एक एग्जाम्पल आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शुक्र जनक, शुक्र प्रवर्तक, शुक्र रेचक, शुक्र स्तंभक। ठीक है, तो शुक्र जनक के एग्जाम्पल में बताया गया है कि दुग्ध, भल्लातक, फलमज्जा, मांस यानी उड़द की दाल, और आमलकी, ये सब जो है शुक्र जनक कहलाए गए हैं। जबकि शुक्र प्रवर्तक कोई पूछे, शुक्र प्रवर्तक, तो आंसर आएगा स्त्री बताई गई है। और वहीं पे शुक्र रेचक कोई पूछे, रेचक यानी शुक्र को निकालने वाला, शुक्र रेचक, तो बृहति फल बताया आंसर। बृहति फल कैसे याद रखेंगे? रेचक का रे, बृहति का बै, रेबीज, रेबीज होता है ना, उससे याद रखेंगे। और शुक्र स्तंभक कोई पूछे, शुक्र स्तंभक, तो आंसर आएगा जाति फल। और शुक्र शोषक कोई पूछे, तो देखिए कितने कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्र शोषक कोई पूछे तो आंसर आएगा हरित की। कैसे याद रखेंगे? शोष हरि, शोष हरि निमोनिक है, तो हमेशा याद रहेगा शुक्र शोषक हरित की। तो इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आगे जो है एक पॉइंट याद रखना है इसमें, ये हमारा कौन सा पॉइंट चल रहा है? चल रहा है 9। 10 पॉइंट याद रखना है इसमें। सारंगधर ने आर्तव को, सारंगधर ने आर्तव को रक्त की उपधातु माना है। रक्त की उपधातु माना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि चरक ने आर्तव को रस की उपधातु माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। फिर ओज के बारे में बोला है कि शुक्र की उपधातु ओज माना है। सारंगधर ने शुक्र की उपधातु ओज माना है। ओज को शुक्र की उपधातु माना है, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर जो है आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रंजक पित्त के बारे में। रंजक पित्त को रक्त का मल बताया है सारंगधर ने। रंजक पित्त को रक्त धातु का मल बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि रंजक पित्त क्या था? आमाशय आश्रयम पित्तम रंजकम रस रंजना, जो रस का रंजन करे, जो आमाशय में रहता है, वाग्भट बोलते हैं। मल किसी ने नहीं माना रंजक पित्त को।
लेकिन ओनली शारंगधर ने ही रक्त धातु का मल माना है, जब मल बता रहे हैं तब वो बोल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है आपको याद रखना है इसमें, जीवस्य आधारम उत्तमम किसके लिए बोला गया है? रक्त के लिए। अगर ऑप्शन में है शुक्र तो शुक्र मत लगाना, रक्त आंसर आएगा। एक श्लोक है जो आयुर्वेदिक रेस्पिरेशन बताया गया है, प्रोसेस। ठीक है, आयुर्वेदिक रेस्पिरेशन, तो उसमें जो है प्राण वायु को किससे कोरिलेट किया है? प्राण वायु को आचार्य शारंगधर ने विष्णु पदामृतम, विष्णु पदा अमृतम और अंबर पीयूषम, ये जो है प्राण वायु को कोरिलेट किया है, विष्णु पदामृतम। तो आयुर्वेदिक प्रोसीजर ऑफ रेस्पिरेशन बताया गया है। तो इतना जो है आपको याद रखना है। और अभी हम देख लेते हैं कुछ कषाय कल्पना के बारे में। कषाय कल्पना के बारे में याद रखना, मात्रा, स्वरस की मात्रा जो है अर्धपल बताई गई है। ठीक है, इसी को अगर हम बात करें 2 तोला, अगर किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी को हम बात करें तो एक सुक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सुक्ति में 2 तोला होते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है। लेकिन पुटपाक स्वरस की मात्रा जो है, वहीं पे बात याद रखें, पुटपाक स्वरस यानी पुटपाक विधि से अगर स्वरस बनाया गया है तो उसकी मात्रा 1 पल है। वहीं पे कल्क की मात्रा 1 तोला है। इसी को एक कर्ष कहा जाता है, इसी को एक अक्ष भी कहा जाएगा। बाकी क्वाथ, हिम और फांट, इन तीनों की मात्रा बहुत इजी है याद करनी, 2 पल। ठीक है, 1 पल मात्रा किस किस की है ये भी हम बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। 1 पल मात्रा किस किस की बताई गई है? फॉर्मूला है P3A। ठीक है, P3A यानी कि P3 के का मतलब हुआ पुटपाक सोरस और 3 A हो गए। ठीक है, P से हो गया पुटपाक और 3 A से हो गया आसव, अरिष्ट और अवलेह। इन तीनों सभी की मात्रा जो है 1 पल है। आइडियल मात्रा कोई पूछे तो 1 पल आएगा आंसर। वहीं पे चूर्ण की मात्रा कोई पूछे तो चूर्ण की जो है इसके अनुसार ही होगा। तो चूर्ण और कल्क की सेम ही है। चूर्ण और कल्क की मात्रा 1 तोला ही है, या एक कर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वटी की मात्रा भी जो है 1 कर्ष ही है। तो चूर्ण के साथ वटी भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहां पर वटी, वटी चूर्ण कल्क सभी की मात्रा इतनी ही बताई गई है। फिर कुछ सिनोनियम से क्वेश्चन आ जाता है, कुछ पर्याय है इनके। तो स्वरस को तो रस कहा जाता है, कल्क का पर्याय याद रखना इंपॉर्टेंट है। कल्क को प्रक्षेप और आवाप कहा जाता है। फांट को चूर्ण द्रव कहा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चूर्ण द्रव। चूर्ण का पर्याय बहुत सारे हैं, छोद्र भी कहते हैं इसको, रज भी कहते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है शुष्क कल्क, सूखा कल्क, शुष्क कल्क इसी को कहते हैं।
तो कुछ पर्याय जो याद रखना है आपको। बाकी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ अगर बचा हुआ है तो इसमें रोगाधिकार बताए गए हैं। और इम्पोर्टेंट है कि जब हम कुछ भेषज कल्पना में प्रिपरेशन करते हैं, क्वाथ प्रमथ्या, तो उसमें जो है आपको अलग से मतलब वाटर की जो अमाउंट है वो याद रखना होता है। अमाउंट ऑफ वाटर रेशियो, अमाउंट ऑफ वाटर इन प्रिपरेशन। तो इसमें याद रखना आप, एक तो याद रखना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्षीर पाक। क्षीर पाक जब बनाते हैं तो 1:8:32 इज द राइट आंसर, जिसमें एक भाग तो है आपका द्रव्य, ये भी याद रखना। 8 भाग है आपका क्षीर, दूध महंगा है तो पानी से कम लेंगे, और 32 भाग पानी सस्ता है इसलिए जल 32 भाग, ऐसे याद रख सकते हैं, 1:8:32। जबकि जब हम बात करते हैं लहसुन अध्याय, लहसुन नहीं सॉरी, गुल्म चिकित्सा, चरक स्थान में, चरक चिकित्सा स्थान में गुल्म में, तो गुल्म में जो रेशो बताया है, गुल्म में वो 1:15:15 बताया, 1:8:8 बताया शायद, इसको करेक्ट करिएगा। 1:8:8 ही है, ठीक है, 1:8:8, यानी बराबर मात्रा में दूध, बराबर मात्रा में पानी। फिर जो है आपको याद रखना है इसी में, फॉर्मूला लिखिए। अन्न, यहां लिख देता हूं दोबारा से, अन्न विलेपी मंड यवागु, 5:4:14:6 लागू। अब ये पानी का रेशियो है, 5 गुना पानी लेना है, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स विलेपी में, मंड में 16। इन्हीं के साथ और भी चीजें लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। तो विलेपी के साथ आप लिख लीजिए मंथ और फांट, इन दोनों में भी 4 गुना ही पानी लेते हैं। पेया मंड के साथ यहां पे लिख लीजिए पेया और भक्त, 16 गुना पानी होता है। यवागु के साथ हिम लिख लीजिए, एड ऑन कर लीजिए, हिम में भी 6 गुना पानी होता है, ठीक है। और बाकी जो है क्वाथ और यूस अलग से याद रखिए, क्वाथ और यूस जब बनाते हैं तो उसमें 16 टाइम्स वाटर लेते हैं। और टंडुलोदक और प्रमथ्या जब बनाते हैं तो उसमें 8 गुना पानी लेते हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक श्लोक है चक्रपाणी का जो कि यवागु और विलेपी के लिए आया है, ये भी याद रखना। सिक्तेर वृहतो मंडे, सिक्त यानी चावल के कण, सिक्तेर वृहतो मंडे पेया सिक्त समन्विता, यवागु बहुसिक्ताद, यानी चावल के कण ज्यादा होते हैं इसमें, बहुसिक्ताद। विलेपी विरल द्रवा, यही फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि विलेपी में पानी नहीं होगा, विरल द्रवा। सिक्स्तेर वृहतो मंडे पे या सिक्त समन्विता, हल्के के चावल के कण यवागु में बहुत ज्यादा, मंड में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, विलेपी में विरल द्रवा, ठीक है। तो ये सब बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर जो है इसमें हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन याद रखना संजीवनी बटी के बारे में। संजीवनी बटी, रोगाधिकार क्या है इसका?
संजीवनी बटिका। तो अलग अलग अजीर्ण गुल्म विसूचिका ऐसे बताया गया है। पहले तो भावना द्रव्य याद रखिए आप। गोमूत्र। गोमूत्र इस भावना द्रव्य है। अनुपान क्या है? आद्रक स्वरस। एक वटी जो होती है वो एक गुंजा या एक रत्ती के बराबर बनाई जाती है। और डोज याद रखें, इसका डोज से क्वेश्चन आता है। अजीर्ण और गुल्म है अगर पेशेंट, अजीर्ण और गुल्म का है तो एक वटी देंगे। वहीं पे अगर विसूचिका का पेशेंट है, विसूचिका है, तो दो वटी देंगे। वहीं पे सर्प, सर्प दंष्ट्रा यानी सांप ने काटा है, उसमें भी यूज होगी है, तीन वटी देंगे। और कोई सन्नी पातज रोग है तो चार वटी देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। अभी सर्प सन्नी, एक दो तीन चार, अभी सर्प सन्नी, अभी सर्प सन्नी, ऐसे हमेशा याद रहेगा। तो ये याद रखना है आपको। ऐसे ही आप याद रख सकते हैं चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी में जो है प्रमेय में देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इंपॉर्टेंट है कि इसका मेन घटक, ठीक है, घटक क्या है? तो कचूर क्वेश्चन में आता है। चंद्र प्रभा भी इसी को कहते हैं, चंद्र प्रभा या कचूर। अजादुग्ध का प्रयोग होता है इसको बनाते हुए, अजादुग्ध। और क्या क्या पढ़ा होता है? स्वर्ण माक्षिक भी इसमें पढ़ा होता है। तो कंटेंट याद रखिए। लौह भस्म भी पड़ी होती है इसमें। और शिलाजीत पढ़ा होता है, शिलाजीत मेन कॉन्स्टिट्यूंट है, शिलाजीत। ठीक है। तो फर्स्ट घटक कोई पूछे, फर्स्ट घटक तो कचूर है। लेकिन कोई पूछे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मेन घटक, तो आंसर आएगा शिलाजीत। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इतना जो है आपको याद रखना है। और एक जो है आप मुख लेप, मुख लेप का रेशो याद रखना, लास्ट है आपका मुख लेप का रेशो। वर्णीय विषग्न और दोषग्न, ववीदों से याद रखना। वर्णीय यानी कि एक बाय दो, एक बाय तीन और एक बाय चार, यानी कि वैसे हो गया वर्णीय वाला, ठीक है, वर्णीय। वी से हो गया विषग्न और दोषग्न। रेशो पूछ लिया जाता है, तीन प्रकार के मुखलेप बताएं, वर्णीय होता है, विषग्न और दोषग्न। तो यहां से याद रखना, एक बाय दो जो है अंगुल का प्रमाण होता है, एक बाय तीन अंगुल का प्रमाण और एक बाय चार अंगुल का प्रमाण होता है इसमें। ये आपको याद रखना है। दूसरा एक चंद्रोदय वर्ती भी याद रख सकते हैं। 20वां पॉइंट है हमारा लास्ट, चंद्रोदय वर्ती। इसका मेन घटक जो है शंख नाभि है, शंख नाभि। और विशिष्ट द्रव्य कोई पूछे, विशिष्ट द्रव्य इसमें जो पड़ा है वो है मनह शिला। और इसकी जो मात्रा है, आंखों के लिए यूज होता है, एक हरेणु, काजल के रूप में यूज किया जाता है, एक हरेणु। तो ये पॉइंट जो है एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए जब आप शारंगर संहिता से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस साल के लिए एआईएपीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए। ठीक है। हर साल जो है मैं नए नए पॉइंट बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। आज और इस टाइम के लिए जो है यही इंपॉर्टेंट है, जो हमें लग रहा है, जो हमें पता भी चला है। तो चलिए लगातार पढ़ते रहिए
और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद। और आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, फ्री डेमो वीडियो जरूर देखिएगा, और आयुर्वेद चालीसा का कोर्स जरूर लीजिएगा अगर आप इस साल सिलेक्शन चाहते हैं तो। जय हिंद, जय आयुर्वेद।